हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2022 में आया हुआ है। इसका कोड है 346 GB और आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। आप इन्हें प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर सेट 2 2022 में आया हुआ है, कोड 346 GB और इसका 6वां प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। अथवा इसमें एक और प्रश्न है, एक पतली एकल झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो दो प्रश्न है 6वें में, या तो आपको ये करना था या फिर ये वाला करना है। तो ये वाला प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया है। ये कहाँ पे है? पहला सेट है 346 GA, पेपर का कोड है 2022 का, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ पे जा करके इस प्रश्न को देख सकते हैं। तो इसमें हम केवल ये ऊपर वाले खंड को सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें केवल क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न क्या है? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर कैसे रहेगा? सबसे पहले ले लेते हैं एक सरफेस। मान लो ये सरफेस है XY, ये वाला। ये ऐसा सरफेस है या एक ऐसा पृष्ठ है जो दो माध्यमों को विभक्त करता है। मान लो एक माध्यम ऊपर है, विरल माध्यम, कोई भी हो सकता है, ऊपर सघन भी हो सकता है। एक है सघन माध्यम। मान लेते हैं कि एक तरंगाग्र इसके ऊपर आके पड़ रहा है। कोई नाम दे देते हैं तरंगाग्र का, कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि ये तरंगाग्र है AB, चलो लिख देते हैं। ये जब आगे बढ़ा, यहाँ पे पॉइंट पे पहुंच गया, ये वाले पॉइंट पे मान लो, तो ये कहाँ होगा उसको पता करने के लिए यहाँ से खींच देते हैं एक लंब। क्योंकि तरंगाग्र समतल है तो यहाँ से एक लंब खींचेंगे, तो जब ये A वाला भाग यहाँ आके पहुंच जाएगा, मान लो ये पॉइंट है A', तो इसके लिए यहाँ पे खींचेंगे अभिलंब, पता करने के लिए कि कितने कोण पर आपतित हुआ है। ये हो गया इंसिडेंस एंगल। अब जब ये धीरे धीरे दूसरे मीडियम में जाना शुरू होगा, तब तक तो वो ऊपर ही रहेगा। तो अब ये पता करना है कि जब ये वाला यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो ये कहाँ पहुँचेगा। मतलब जब ये यहाँ से निकल के यहाँ तक आया, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे लिख देते हैं B', और ये पॉइंट लिख देते हैं मान लो C। तो यहाँ C से जब एक लंब खींच देंगे इसके ऊपर, तो ये पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी दूरी इसने तय की है। इसको लिख देते हैं ABC, मान लो ये D है, कोई भी नाम आप लिख सकते हो, ABCD XYZ कुछ भी। तब ये यहाँ से बाहर निकलना शुरू होगा, ये वाला। और जब इस तरफ निकलेंगे तो फिर से दोनों समतल ही होंगे। समतल तरंगाग्र आएगी और समतल तरंगाग्र निकलेगी भी यहाँ से। मान लो ये वाला एंगल है R। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्योंकि आपको कॉपी में लिखना, तो लिखने जरूर आना चाहिए। तो लिखेंगे, माना एक समतल तरंगाग्र, एक समतल तरंगाग्र AB पृष्ठ XY पर आपतित होती है। ये हमने मान लिया कि एक समतल तरंगाग्र AB है जो कि पृष्ठ XY पर आपतित होती है, जहां आपतन कोण
आई और अपवर्तन कोण आर है। आई आपतन कोण और आर अपवर्तन कोण है। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक तरफ विरल माध्यम है, एक तरफ सघन माध्यम। मान लेते हैं कि इसमें स्पीड v1 है और एक में स्पीड v2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे विरल माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंग का वेग भी लिख सकते हो v1 तथा सघन माध्यम में प्रकाश का वेग v2 है। एक में v1 स्पीड, एक में v2 स्पीड। या ऐसा भी मान सकते थे कि प्रथम माध्यम में तरंग या प्रकाश का वेग v1 और द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग v2 है। यहाँ पे लिखेंगे तरंगाग्र का या तरंगाग्र को A से D तक और A से D तक और B डैश से C तक पहुंचने का समय मान लीजिए T है। यानी जितने टाइम में A डैश से D तक तरंग पहुंच रही है उतने ही टाइम में B डैश से C तक भी पहुंची है। तो यहाँ पे कोण निकालना है आपको। देखो ये वाला एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी आई है। सिंपल समझ लो कैसे है। देखो ये यहाँ से आपने लंब खींचा तो ये 90 हो गया, तो ये हुआ आई, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई। अब चूंकि ये पूरा 90 है, उसमें से 90 माइनस आई घटा देंगे तो ये आई बचेगा। सेम ऐसे ही ये आर है तो ये वाला एंगल क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम है ए डैश बी डैश सी। इसमें लिखेंगे साइन आई, क्या होगा साइन आई लंब बटे कर्ण। तो लंब है इसका बी डैश सी और कर्ण है ए डैश सी। बी डैश सी क्या है, यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी, दूरी माने वेग गुणे समय। तो वेग है v1, टाइम लगा t और नीचे हो गया ए डैश सी। एक दूसरा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का नाम क्या है ए डैश डी सी में। इसमें लिखेंगे साइन आर बराबर, आर के सामने लंब है ए डैश डी, कर्ण है ए डैश सी। ए डैश डी की हो जाएगी वैल्यू v2t, क्योंकि इस साइड में स्पीड v2, टाइम लगा है ए से डी तक जाने में t। नीचे हो गया ए डैश सी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा साइन आई बटे साइन आर बराबर v1t बटे, एक बार में डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या आएगा v1 बाई v2। क्यों आएगा, देखो t से t कैंसिल, ए डैश सी से ए डैश सी कैंसिल। यहाँ पे आगे लिखेंगे चूंकि v1 अपान v2 स्थिरांक है, v1 अपान v2 स्थिरांक है। अब ये स्थिरांक क्यों है, क्योंकि देखो इस मीडियम में v1 की स्पीड, ये v1 की वैल्यू नहीं बदलेगी, ये तरंग जो आएगा वो सेम स्पीड से, इधर भी सेम स्पीड से। तो v1 बाई v2 की जो वैल्यू होगी कांस्टेंट ही होगी। या फिर कह सकते हैं यहाँ पे जो i और r है, आप i बदलोगे उसी हिसाब से r चेंज हो जाएगा, क्योंकि v1 और v2 चेंज होने वाले नहीं है। तो अगर ये स्थिरांक है तो लिखेंगे इसलिए साइन आई अपान साइन आर बराबर स्थिरांक। बस यही है अपवर्तन का नियम कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो पहले वाले माध्यम में आपतन कोण कीजिए, दूसरे वाले माध्यम में अपवर्तन कोण कीजिए, दोनों का अनुपात एक स्थिरांक होता है। तो इस प्रकार से प्रूफ होता है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन का नियम। एक बार फिर से पूरा चित्र हम आपको समझा देते हैं।
ये एक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को विभक्त करता है। ये है एक्स वाई। मान लो एक तरफ विरल माध्यम, एक तरफ सघन, आप इधर सघन इधर विरल भी ले सकते हो। एक समतल तरंगाग्र ए बी सरफेस पे पड़ रही है, तो जब तरंगाग्र का ए वाला भाग एक्स वाई पे पड़ेगा, मान लेते हैं ये पॉइंट ए डैश, आप इसको ए भी मान सकते हो, तो उस समय तरंगाग्र का बी वाला सिरा पृष्ठ से ऊपर ही होगा। और मान लेते हैं कि ये इस समय अभिलंब से आपतन कोण आई बना के रखा हुआ है। जितने टाइम में बी डैश वाला तरंगाग्र ये यहाँ से धीरे धीरे सी तक पहुँचता है, उतने ही टाइम में ए से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलनी शुरू होंगी और वो डी तक पहुँच चुके होंगे। कैसे पता करेंगे ये डी कहाँ होगा? तो यहाँ से लंब खींचना पड़ेगा यहाँ से, तो ये आपको डी मिल जाएगा। तो ए डैश से डी तक जाने का टाइम टी और बी डैश से सी तक जाने का टाइम टी। तो इस तरफ चली गई दूरी होगी v1 टी, इस तरफ चली गई दूरी होगी v2 टी। यहाँ पे आपको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, बस जो होगा वो उत्तर ही होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का जो भी फार्मूला या जो भी डेरिवेशन या व्यंजक जो भी है वो प्रूफ होता है। आप इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, सौर सेल क्या है? सौर सेल की संरचना और कार्यविधि लिखिए। कभी कभी यही वाला प्रश्न सोलर पैनल करके आता है परीक्षा में, तो दोनों एक ही चीज़ें, सौर सेल कहा जाए, सोलर पैनल कहा जाए या सोलर सेल कहा जाए, एक ही बात है, अलग अलग नाम है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, यही इनका काम होता है। जितने भी सोलर पैनल होते हैं ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, बस। तो हम चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जो भी इसमें पूछा है वो आपको लिख के भी बताने की कोशिश करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं इसका। जो सोलर पैनल होता है, ये सोलर पैनल अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे चित्र को। कुछ इस हिसाब से होता है, चित्र पर गौर करना। सोलर पैनल में कुल 2 लेयर होता है। इसको अभी मत ध्यान देना, इसको केवल इसे और इसे ध्यान दो। ये 3D में ऐसे मान लो प्लेट होती है सोलर पैनल काली काली कलर की, तो एक प्लेट वो होता है, ऊपर शीशे का रहता है इसको टूटने फूटने से बचाने के लिए। उसके नीचे काले कलर की जो प्लेट होती है, वो प्लेट में 2 लेयर होता है, 2, एक ऊपर होता है एक उसके नीचे, जो कि हमें नहीं दिखता, हमें केवल सामने वाला हिस्सा दिखता है, लेकिन इसके नीचे भी एक होता है, तो उसको हमने यहाँ बना दिया है। आप चाहो तो 3D में बनाओगे तो कुछ इस हिसाब से फिगर बनेगा। ये मान लो ये ऊपर का हिस्सा हो गया ये, और ये हम 3D में कन्वर्ट करके दिखा दे रहे हैं। कुछ किताब में 3D में बना के भी देते हैं इमेज को। जैसे आपको केवल ये हिस्सा दिखता है, लेकिन हकीकत में इसी हिस्से के नीचे ये 2 लेयर होती है, एक ये होता है एक ये होता है, ये 2 लेयर होता है, एक ये वाला है, ये वाला, और एक ये वाला। ये बीच में जो है ये अलग चीज है, अभी इसको हम समझा रहे हैं आपको। तो ये 2 लेयर होता है सोलर पैनल में, तो हम केवल ये वाला अनुप्रस्थ काट यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो ये जो होता है सोलर पैनल जो हमें होता है, ये होता है एक पीएन जंक्शन डायोड। सोलर पैनल ये क्या है? सबसे पहले इसको लिख देते हैं, सौर सेल। ये क्या है? यह प्रकाश ऊर्जा को, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला युक्ति है या उपकरण है। तो पहले खंड का तो काम खत्म हो गया। सोलर सेल क्या है? सौर सेल
प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए बनाया गया है। इसकी संरचना में पहला पॉइंट, इसका कंस्ट्रक्शन हम आपको सिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर की क्या होता है इसके अंदर। तो जो सौर सेल होता है ये पीएन जंक्शन डायोड होता है, हिंदी में संधि भी कह सकते हैं। ये होता है पीएन संधि डायोड। जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ये पीएन जंक्शन डायोड होता है। जो इसका टॉप लेयर होता है जिसके ऊपर लाइट पड़ती है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, जिसके ऊपर लाइट पड़ती है वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। याद रखिए, जिस पे लाइट पड़ती है वो एन टाइप का होता है और जो नीचे होता है वो पी टाइप का होता है। ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ लिख दे रहे हैं। जो ऊपर वाला लेयर है ये होता है एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। और ये जो नीचे होता है ये है पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक ऊपर की तरफ, पी टाइप अर्धचालक नीचे की तरफ। तो उसको भी यहाँ लिख देते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में। एन टाइप अर्धचालक ऊपर की ओर और पी टाइप अर्धचालक नीचे की ओर। हम आपको एक एक स्टेप सिखा रहे हैं। देखिए सोलर पैनल में सबसे पहली बात, सोलर पैनल क्या है? पीएन जंक्शन डायोड है। अब इस पीएन जंक्शन में पी कहाँ होता है, एन कहाँ होता है? तो एन होता है ऊपर जिस तरह से लाइट आती है और पी उसके नीचे होता है। जो एन वाला होता है ये पतली परत होती है, देखो हमने यहाँ पे बना दिया। एन वाला या जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है ये पतले परत में मौजूद होते हैं और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है ये मोटे परत में होता है। ये हाई डोपिंग होती है, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए ज़्यादा मिश्रण इसमें किया जाता है। पी टाइप में ये वाले में कम मिश्रण होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये एन टाइप जो है इसमें अधिक मिश्रण होता है, अधिक मिश्रण। ये सभी बात आपको जानकारी के लिए है। और इसमें कम मिश्रण होती है, इसमें मिलावट कम होती है। और एक बात हम आपको ये भी बता देते हैं साथ में, एन क्या है पी क्या, ये भी देख लो। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो हकीकत में अगर देखा जाए तो इसका पार्ट नहीं है, आपको वो नहीं लिखना परीक्षा में। हम आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं ताकि आप सोलर पैनल समझ जाओ। एक होता है एन टाइप जो कि हमने लिखा है यहाँ पे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर? जब 4 वैलेंसी वाला कोई भी तत्व हो, जैसे सिलिकॉन मान लो, सबसे अच्छा सिलिकॉन माना जाता है। तो जब 4 वैलेंसी वाला सिलिकॉन जिसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब इसमें 5 वैलेंसी वाला कोई तत्व मिला देते हैं या जिसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसको जब इसमें लाके मिला देते हैं तब क्या होगा? मान लो 5 वाला कोई मिला दिया इसमें, तो एक इधर से कनेक्ट, एक इधर से कनेक्ट, एक इस साइड से कनेक्ट, एक इस साइड से कनेक्ट, 4 तो हो जाएंगे। लेकिन उसका एक इलेक्ट्रॉन बच गया, जिसको मिलाया गया है उसका एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो वो बीच में घूमता हुआ रहता है। यहाँ पे अच्छे से हम फिगर बना के आपको बता दे रहे हैं। देखो एन टाइप का, मान लो कोई 5 वैलेंसी वाला चीज़ मिलाया गया सिलिकॉन में, 1 2 3 4 5, और बाहर सिलिकॉन का है 1 2 3 4, सिलिकॉन का 1 2 3 4, इस टाइप से
तो एक एक तो कनेक्ट हो गए, लेकिन एक छूट गया, जिसको मिलाए हैं उसका एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो यही एक इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो हकीकत में एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्या है? जब 4 संयोजकता वाले तत्व में 5 संयोजकता वाला कोई तत्व मिला देते हैं, तब एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आवेश वाहक का काम करता है। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? जब 4 संयोजकता वाले तत्व में 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं 4 संयोजकता वाले तत्व में 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाने से बनता है। याद रखना है आपको। और कभी अगर प्रश्न में आया सेमीकंडक्टर तो हम आपको एकदम सिखा देंगे, पीएन जंक्शन, पीएनपी, एनपीएन, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, सब कुछ ए टू जेड सिखा देंगे अगर कहीं क्वेश्चन पेपर में मिला तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये कैसे बनता है? जब 4 वैलेंसी वाले तत्व में कोई 5 वैलेंसी वाला तत्व मिला देते हैं तब बनता है। इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का काम करता है। ये 1 नंबर के विकल्प में आता है कि आवेश वाहक का काम कौन करता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो उसमें ढेर सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आपको याद रखना है एन टाइप वाले में 5 वैलेंसी वाला तत्व मिलाते हैं, 4 तो कनेक्ट हो जाते लेकिन एक छूट जाता, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं। सेम ऐसे ही है पी टाइप सेमीकंडक्टर या अर्धचालक भी कह सकते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं? इसको बनाने के लिए 4 संयोजकता वाले तत्व में 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाने से बनता है। जब 4 वैलेंसी वाले एलिमेंट में 3 वैलेंसी वाला कोई चीज़ मिला दो, जैसे सिलिकॉन में एल्युमिनियम को मिला दो, सिलिकॉन में एल्युमिनियम को मिलाना, जैसे मान लो एल्युमिनियम है, इसके बाहर होते हैं केवल 3 ही, अब इसको हमें सिलिकॉन में मिला देना है। कुछ इस टाइप से हम ऐसे केवल बना दे रहे हैं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा फिगर ऐसे, तो ये एक 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 कनेक्ट हो गया, लेकिन एक छूट गया। यहाँ पे देखो, अब ये वाला कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे एक बनता है होल, जो कि एक पॉजिटिव नेचर का होता है। ये कब बनता है? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं तभी बनता, नहीं तो इसमें होल नहीं बनता है। इस होल को कोटर भी बोलते हैं। तो जब ये 3 वैलेंसी वाली चीज़ 4 वैलेंसी वाले में मिलाई जाती है तो इसमें एक होल का निर्माण होता है। यही आवेश वाहक का काम करता है। एन टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन फालतू बच जाता है क्योंकि 5 वैलेंसी वाली चीज़ मिलाई जाती है, और पी टाइप वाले में एक होल बनता है, उसमें बच जाता है, इसमें बनता है, तो इसमें आवेश वाहक का काम करता है होल या कोटर। तो इसमें होल कोटर दोनों नाम कह सकते हैं। आवेश वाहक का कार्य करता है, ये वाला। इन्हीं दोनों को लेकर के सोलर पैनल डिजाइन होती। तो इसमें अधिक मिश्रण होता, मतलब एन टाइप को बनाने में ढेर सारा 5 वैलेंसी वाला तत्व सबसे पहले 4 वैलेंसी वाले में मिलाया जाता। मान लो सिलिकॉन है, उसमें ढेर सारा 5 वैलेंसी वाला कोई भी तत्व मिला दिया, और उसके बाद
एक पी टाइप वाला है। पी टाइप कब बनता है? जब 4 वैलेंसी वाले में कोई 3 वैलेंसी का तत्व मिलाया जाए, लेकिन इसमें मिलावट कम रहेगी, उसमें मिलावट ज़्यादा रहेगा और ये ज़्यादा दूरी में फैला भी है। तो जब इसमें मिलावट हो जाएगी तो ये एन टाइप वाले में, देखो एन टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन फालतू बैठे हैं, एन टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन तो हैं भर भर के, क्योंकि इसमें मिलाया भी ज़्यादा गया है ये, और इसमें कोटर बने घूम रहे हैं जो कि धनात्मक हैं। कोटर नेचर में कैसे हैं? धनात्मक, और वहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही एन को पी में मिला दो, अभी तक क्या है, एन कैसे बनाया गया? 4 वैलेंसी में 5 वाले को मिला के एक अलग मटेरियल रेडी कर दिए। 4 वैलेंसी वाले में 3 वैलेंसी वाला चीज़ मिला के एक अलग मटेरियल रेडी हो गया। अब जब इन दोनों को मिला दोगे तो फिर से परेशानी बढ़ जाती। अब चूंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक थे, पी टाइप में कोटर आवेशवाहक थे, तो अब क्या होगा, ये चूंकि नेचर में पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ये चल देते हैं दोनों एक दूसरे की ओर, ये गए इधर, ये आए इधर, ऐसे एक दूसरे की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। रैंडम मोशन भी होता है, जरूरी नहीं कि आमने सामने आए, किधर से भी जिगजैग मोशन करते हुए एक दूसरे की तरफ चलते हैं। और जैसे ही चलते हैं तो कुछ माइनस प्लस से मिलके उदासीन हो जाते हैं, कुछ माइनस इधर निकल आता है, कुछ प्लस उधर निकल के चला जाता है। तो यहाँ पे एक परत का निर्माण हो जाता है, इसको कहते हैं अवक्षय परत। अवक्षय परत, डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर का निर्माण होता है। वो यहाँ पे कब बनता है? जब एन टाइप अर्धचालक में पी टाइप का अर्धचालक मिलाते हैं, तब बीच में अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है। तो जब ये प्लस माइनस आपस में मिलना शुरू होते हैं तो क्या होते हैं, कुछ उदासीन होते हैं, कुछ माइनस वहाँ से निकल के यहाँ आके जमने शुरू हो जाते हैं, और कुछ यहाँ से प्लस निकल के यहाँ पे जमने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे बनता है एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, कोटर इधर से इधर होते जाते हैं, तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और जब ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत हो जाती है तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे चित्र बना के बता रहे हैं, ये बन गया इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर है जो कि आवेशवाहक है और कोटर नीचे। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की खासियत क्या है, वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलता है, और जो धनावेश है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अब इधर नहीं आएगा और ये वाला कोटर उधर नहीं जाएगा, ये वाला कोटर इधर आना शुरू होगा और वो इलेक्ट्रॉन उधर। मतलब कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे की तरफ जाना बंद हो जाएंगे, क्योंकि बीच में बनेगा एक अवक्षय परत जो कि उदासीन होगा। ये वाला क्योंकि प्लस माइनस सभी हैं, तो ये अगर देखा जाए तो है ये उदासीन ही होता है, अभी तक ये उदासीन है। इसी को लेकर के सोलर पैनल बनाया जाता है। तो सोलर पैनल में एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों आपस में मिलाए जाते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में अधिक मिश्रण होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कम मिश्रण होता है। जब दोनों आपस में मिलाए जाते हैं, ऐसी दशा में एन टाइप के मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल के पी टाइप की तरफ, पी टाइप के मुक्त यहाँ पे पी टाइप के कोटर निकल के एन टाइप के मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, और बीच में धीरे धीरे अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है। यह अवक्षय परत मजबूत हो जाता है, यानी इसके बीच में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जिसके कारण से अब इलेक्ट्रॉन कोटर की तरफ और कोटर इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जा पाते हैं, और इनको एक दूसरे की तरफ अब चलाना है। तब इस्तेमाल होता है प्रकाश ऊर्जा, यही काम करती है। जब प्रकाश ऊर्जा एन टाइप अर्धचालक पे आके पड़ती है, देखो हमने यहाँ लिखा एन टाइप ऊपर रहता है, पी टाइप नीचे। अब चूंकि ये पतली परत है तो ये वाला यहाँ से इसको भेदते हुए आके पहुँच जाता है डिप्लीशन लेयर पे।
इसीलिए ये पतला होता है, ये मोटा होता है, याद रखना। जब प्रकाश ऊर्जा n टाइप अर्धचालक पे आके पड़ती है तो वो वहाँ से होती हुई अवक्षय परत पे आके पड़ती है। अब चूंकि अवक्षय परत में क्या है, इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों मिलके उदासीन पड़े थे। जैसे ही यहाँ से प्रकाश ऊर्जा मिली फोटान के रूप में, तुरंत ये टूट गए। माइनस प्लस जो कि मिलके एक उदासीन हुआ था वो यहाँ से अलग हुए, और अब चूंकि यहाँ तो विद्युत क्षेत्र बन के रेडी रखा है, विद्युत क्षेत्र बना है ऐसे, इलेक्ट्रॉन इधर है और कोटर नीचे है परत के, ये यहाँ बना दें। यहाँ पे देखो अब अक्षय परत में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन के रेडी है, इसमें प्लस माइनस है और ऊपर माइनस माइनस, नीचे प्लस प्लस है, ये वाला। जैसे ही लाइट पड़ती है तो लाइट यहाँ पे आके पड़ती है क्योंकि ये पतला परत होता है, और जैसे ये दोनों अलग होते हैं ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड टूटती है, या कह सकते हैं यहाँ पे जो उदासीन कण बन गए हैं वो जैसे ही टूटते हैं तो क्या होता है, तुरंत ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ और यहाँ से कोटर इस तरफ चलना शुरू होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खासियत है विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलने की, और जो धनात्मक चीज़ें होती हैं उनकी खासियत है विद्युत क्षेत्र के दिशा में चलने की। तो ये इधर चलता है और ये इधर चलता है, इन दोनों को एक बाह्य परिपथ के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, ये इधर से इधर होते हुए जाता है और यहाँ पे बनता है एक EMF। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ और कोटर इस तरफ चलता है, तो धीरे धीरे यहाँ पे बनता है एक EMF। इस तरफ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो करंट ये ऐसे ऐसे इसमें बहना शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं फोटोवोल्टाइक विद्युत वाहक बल्ब। और इस सेल को फोटोवोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। सोलर पैनल का एक नाम फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल या फोटोवोल्टाइक सेल भी होता है। तो यह है क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि सौर सेल क्या है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला एक उपकरण है। इसकी संरचना कैसी है, तो सोलर पैनल PN जंक्शन डायोड है, जिसमें N टाइप का अर्धचालक ऊपर की ओर, P टाइप का अर्धचालक नीचे की ओर, N टाइप का अर्धचालक पतली परत में अधिक मिश्रण के साथ, P टाइप का अर्धचालक कम मिश्रित होता है लेकिन इसकी मोटाई अधिक होती है। N टाइप अर्धचालक कैसे बनता है, जब 4 संयोजकता वाले किसी तत्व में 5 संयोजकता वाला कोई तत्व मिला देते हैं तब बनता है। इसमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। P टाइप में आवेशवाहक कोटर होते हैं। जब इन पे प्रकाश ऊर्जा नहीं पड़ती और दोनों को आपस में मिलाए रहते हैं तब क्या होता है, N टाइप के इलेक्ट्रॉन कोटर की तरफ, कोटर N टाइप के इलेक्ट्रॉन की तरफ चलते हैं और बीच में एक अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है, जिसमें सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर पहुँच के उदासीन हो जाते हैं। जब इस पे प्रकाश ऊर्जा पड़ती है तो ये उदासीन कण फिर से टूट जाते हैं और इसके अंदर का मुक्त इलेक्ट्रॉन N टाइप की तरफ चलता है और कोटर यहाँ का वो P टाइप की तरफ चलना शुरू हो जाता है। इसको एक बाह्य परिपथ के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो इस टाइप से ये एक फोटोवोल्टाइक विद्युत वाहक बल का उत्पादन करने लगता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। कैसे लिखना है ये भी आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, इसमें से कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आई, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक आप इसे अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 7वें का ऑप्शनल पार्ट। एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है और मोटाई 3 मिलीमीटर। मोटाई कहने का मतलब लेंस का होता है मैक्सिमम चौड़ाई, या लेंस की मैक्सिमम जहाँ पे विड्थ होती है वही वाला लिया जाता है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं, ये यहाँ पे बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा रहेगा ठीक रहेगा। यह है समतल उत्तल, इसका व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। व्यास मतलब ये वाला लेंस का व्यास, ये मत समझ लेना
कि ये जो ये दिया है, ये इसका जो वक्र भाग है इसका व्यास नहीं, अगर उसका व्यास रहता तो प्रश्न में लिख दिया जाएगा कि समतल उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठ का व्यास। लेकिन जब बात लेंस के व्यास की होती है तो जो लेंस कट गया ऐसे ऊपर कटोरा टाइप दिखेगा, ये 3 डायमेंशन में ऐसे नजर आएगा। देखो ये जो लेंस है 3 डायमेंशन में ऐसे दिखेगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये, इसका व्यास दिया 6 सेंटीमीटर, ये नहीं कि इसका व्यास 6 सेंटीमीटर, वो नहीं है 6 सेंटीमीटर। और इसकी मोटाई 3 मिलीमीटर, मतलब मैक्सिमम वेट थे तो ये है जहाँ पे मैक्सिमम वाला भाग होगा जो कि मुख्य अक्ष से होते हुए जाता है। ये वाला। और मान लो इसमें कहीं पे इसका एक है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर नहीं सॉरी, वक्रता केंद्र कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र तो अंदर होता है। मान लो ये वक्रता केंद्र C है। अच्छा एक बात ये भी समझ लो कि हमें फोकस दूरी निकालना है तो क्या क्या चाहिए। फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f इक्वल n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि फार्मूला क्या है तब तक आप कैसे खोजोगी कि क्या क्या निकालें। n2 n1 का मतलब होता है लेंस के चारों तरफ का मीडियम, तो मान लो वो हवा है, चलो इसका अपवर्तनांक मालूम है। n2 नहीं मालूम है, लेंस के भीतर का अपवर्तनांक वो नहीं मालूम है, तो उसके लिए स्पीड दिया हुआ है, उससे काम चल जाएगा। अब आपको r1 r2 निकालना। r1 ये एक समतल पृष्ठ है तो इसका जो होता है ये अनंत होता है, चलो ये भी पता है। अब बारी आती है r2 की, इसकी वक्रता त्रिज्या वो निकालनी पड़ेगी। इसके लिए आपको 2 चीज़ दिया है, एक 6 सेंटीमीटर एक 3 मिलीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है ये वाली, ये है 3 mm। ये देखो चित्र समझ जाओगे आप जल्दी से, इसको यहाँ से मिला दो। ये मान लो है AB, ये है लेंस का व्यास, ये इसकी मोटाई है, ये यहाँ पे हमने C लिख ही दिया है, ये मान लेते हैं D है और E। तो यहाँ पे लिखेंगे माना लेंस का व्यास, माना लेंस का व्यास AB बराबर 6 सेंटीमीटर, मोटाई DE बराबर 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर को बनाएंगे सेंटीमीटर में तो लिखेंगे 10⁻⁻1, चाहे तो 0.3 ही लिख सकते हो, लेकिन 10⁻1 लिख देते हैं, आसान रहेगा काम कर। ये वाला। अब जो कि यहाँ पे जो चाल है वो मीटर पर सेकंड है तो उससे अपवर्तनांक निकालना है। अपवर्तनांक हुआ है तो अपवर्तनांक के लिए सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट लेंस का व्यास AB 6 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई DE हो गई 3 मिलीमीटर, यानी 3 × 10⁻1 सेंटीमीटर। और साथ में वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं, वक्रता त्रिज्या R, ये है AC, A से लेके C तक। तो ये वक्रता त्रिज्या जो है R, ये कौन है A से C। A से C वक्रता त्रिज्या क्यों है? क्योंकि यहाँ से इसको ऐसे गोला बनाते हुए चले जाओगे तो ये इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। AC भी है वक्रता त्रिज्या और CE भी है वक्रता त्रिज्या। AC भी वक्रता त्रिज्या है और CE यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी है वक्रता त्रिज्या। तो आपको यहाँ नजर आ रहा है एक समकोण त्रिभुज, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। नाम क्या लिख दें इसका, ADC। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, इसको आपने R मान ही लिया, इसकी लेंथ मालूम है पूरा 6 है तो AD की लेंथ 3 होगी। तो लिखेंगे AC² बराबर CD² प्लस AD²। AC को तो आपने R मान लिया, चलो इसकी जगह लिख देते हैं R²। रही बात CD क्या है, तो CD है CE माइनस DE। CD है CE माइनस DE, इसका स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया
AD स्क्वायर। चलो एक बार यहाँ पे AC स्क्वायर ही लिख देते हैं। तो ये बराबर हो गया AC स्क्वायर की वैल्यू R, तो ये हो गया R स्क्वायर। CE क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये भी R ही है, देखो AC CE सब R है, तो हो गया R। DE कितना 3 मिलीमीटर, इसको 3 गुणे 10 पे ऋण 1 लिखो या 0.3 लिखो, जो मर्जी, 0.3 लिख दो, 3 गुणे 10 पे ऋण 1 लिख दो, इसका हो गया स्क्वायर धन ED। ए से लेके D तक ये क्या होगा, ये होगा 3 सेंटीमीटर। जब पूरा 6 है, यहाँ से D से ऊपर और D से नीचे 3-3 सेंटीमीटर होगा, तो ये होगा 3 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस यहाँ पे A माइनस B का होल स्क्वायर लगेगा, तो होगा R स्क्वायर प्लस 0.3 का वर्ग 0.09 माइनस 2AB यानी 2 3 6 माइनस में 0.6 R और प्लस में हो गया 3 3 9। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो गया 0.09 ऋण 0.6 R धन 9। इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 0.6 R बराबर 9 गलत हो गया लिखते समय, ये हो जाएगा 0.6 R बराबर होगा 9.09। तो यहाँ से R बराबर होगा 9.09 और बटे में आएगा 0.6। अगर दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 909 और नीचे होगा 60। अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, नीचे तो हो जाएगा 10, यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो 15 6 90, फिर इसमें 6 करने में 6 3 बचेगा, 6 5 30, तो ये हो गया R का मान यहाँ से मिल गया 15.15 सेंटीमीटर। ये इसकी आ गई वक्रता त्रिज्या, और वही चाहिए था, लेकिन अभी एक चीज़ और गायब है, N2। तो वो कैसे निकलेगा, N2 का फार्मूला होता है, मान लो इस साइड स्पीड है V1, इसके अंदर है स्पीड V2, तो फार्मूला होता है स्नेल का N1 V1 बराबर N2 V2। ये बाहर का अपवर्तनांक N1, अंदर का अपवर्तनांक N2। N1 मतलब 1 और बाहर रफ्तार है 3 गुणे 10 पे पावर 8, यह हवा में चाल होती है। N2 नहीं पता, लेकिन रफ्तार मालूम है 2 गुणे 10 पे पावर 8, ये अंदर उसकी स्पीड। 10 पे 8 से 10 पे 8 कैंसिल, 2 से 3 काटेंगे तो 1.5 आएगा, तो N2 का मान हो गया 1.5। अब N2 भी मिल गया, R भी मिल गया, इसके भीतर रख दो। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए फोकस दूरी 1/f बराबर N2 की जगह पे 1.5, N1 की जगह पे 1 माइनस 1 बटे R1 की जगह पे इन्फिनिटी माइनस R2। अब चूंकि ये इस तरफ रेडियस है तो माइनस में रहेगा, माइनस में इसकी वैल्यू रहेगी 15.15। 15.15 या 1/f बराबर होगा 1.5 में से 1 घटेगा तो आएगा 0.5, ये माइनस माइनस प्लस होगा 1/15.15 या f बराबर होगा 15.15 बटे 0.5। ये दशमलव हटाएंगे तो आएगा 1515 बटे 50 या f बराबर होगा कितनी मरतबा जाएगा, ये 5 3 15 खत्म हो गया, फिर यहाँ पे 1 बचेगा 0 लगा देंगे, फिर 5 3 15 बटे में है नीचे 10 या f बराबर होगा 30.3 सेंटीमीटर। यानी इस लेंस की जो फोकस दूरी बनेगी लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट का सलूशन। यहाँ से जो फोकस दूरी आई है 30.03, इसको चाहो तो लिख सकते हो लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास इसकी फोकस दूरी बनने वाली, वो भी सही है। ये भी अगर आपने ये लिखा तब भी करेक्ट, वो लिखे हैं तब भी करेक्ट, दोनों बिल्कुल सही है।
तो इस प्रश्न में दिया था लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर, साथ में लेंस के भीतर प्रकाश की चाल। तो आपको निकालनी थी फोकस दूरी। फोकस दूरी के लिए क्या चाहिए था? सबसे पहले लेंस के भीतर के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 चाहिए था। n2 निकालें, n1 v1 बराबर n2 v2 करके। तो यहाँ से n2 मिल गया, यानी लेंस के अंदर का अपवर्तनांक मिल गया। दूसरा चाहिए था लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गई, पूरा 6 दिया था तो ये 3 हुआ, यहाँ से यहाँ तक r है, ये वाली वैल्यू भी r है, तो ये r-3 ये होगा, mm में है, तो जब इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो 0.3 बनेगा। तो उससे सबसे पहले आपको मिल गई वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मिल गई, इस फार्मूले में रखने के बाद सोल्यूशन होगा। यहाँ पे इन्फिनिटी किसकी वैल्यू है? वो है r1 की, r2 की वैल्यू है माइनस में 15.15 सेंटीमीटर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वाला प्रश्न कैसे लगाना है समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र, जो कि वर्ष 2022 में आया है। कोड 346 GB दूसरा सेट है। इस सेट में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको हर एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए।